सो अपनी नोटबुक भी साथ में रखिए, आपका क्या अप्रोच था वो मैं आपसे पूछ सकता हूं, ठीक है? आपका क्या अप्रोच था ये मैं आपसे पूछ सकता हूं। तो टेल मी योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। अपरा मैंने पूछा है क्वेश्चन नंबर 6। अपरा मैं अनम्यूट करना। यस सर। हाँ, तो सबसे पहले बताओ आपने क्या सॉल्व किया है? सर 6 में है। हाँ सर ऐसे सर समझ में नहीं आ रहा सर कि क्या होगा, मतलब इसका प्रोसेस क्या होगा सर। क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है कि जो डिफरेंस है। क्वेश्चन अगर समझ में आया तो प्रोसेस भी समझ में आना चाहिए था, क्योंकि अगर आपको मैं एक बार सिर्फ ये टेबल दिखाऊं ना, ये टेबल दिख रहा है, क्या है ये टेबल, कैसे एसआई कैलकुलेट किया, कैसे सीआई कैलकुलेट किया गया, तो यहाँ पे यही डिफरेंस का बात पूछा था क्वेश्चन ने इसी डिफरेंस के बारे में पूछा है कि 2 साल का एसआई और सीआई के बीच में डिफरेंस क्या होगा। तो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया था प्रमेय, तो आपको याद आना चाहिए था कि ये वाला पार्ट था, क्योंकि इसमें हमने एसआई और सीआई को कंपेयर किया था। सर यहाँ डिफरेंस नहीं दिख रहा है, यहाँ तो प्लस किए हैं, सम है। कहाँ पे प्लस है सर? यहाँ सम है सर। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? ईयर एंड डिफरेंस अमाउंट बिटवीन, क्वेश्चन में क्या पूछा था? डिफरेंस बिटवीन द सीआई एंड एसआई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी। सर्टेन सम ऑफ मनी का मतलब प्रिंसिपल होता है ना? यस सर। तो क्वेश्चन में आपको सीआई और एसआई के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है 2 साल का 500 रुपए। आपसे पूछा है कि प्रिंसिपल बताइए। प्रिंसिपल सर, आपने वो चीज देखी थी, टेबल वाला चीज से रिलेट करने की कोशिश की थी? नहीं ना, क्वेश्चन पढ़ा छोड़ दिया, राइट? तो फिर मैं भी आपके रिक्वेस्ट को छोड़ देता हूं। आई विल कंसीडर दोस स्टूडेंट्स दोस हु आर, जिन्होंने सीरियसली देखा हुआ है। सर 8 क्या हो? 8 में क्या इक्वेशन बनाए हो? 8 में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन है। चलो 8 तो मतलब कि मैंने नहीं पढ़ाया, 8 मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, तो इसको आप छोड़ सकते हो। सर मैंने कोशिश किया है, लेकिन बताओ नहीं, ये गलत, अगर आपने पीछे क्लास के कॉन्सेप्ट से किया होगा तो गलत किया होगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर 6 मंथ्स पे कैलकुलेशन है, तो 6 मंथ्स के लिए फॉर्मूले में चेंज होता है, वो चेंज अभी मैंने बताया नहीं था। ओके सर। आईसी क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, मैं बताऊंगा रेहान, मैंने आपको क्लास में नहीं एक्सप्लेन किया था, तो वो मैं एक्सप्लेन करूंगा पहले, उसके बाद, ठीक है? अभी सेम क्वेश्चन नंबर 8 में अभी एक्सप्लेन करूंगा। पायल, आपने कौन सा क्वेश्चन पूछा है? अनम्यूट करके बताइएगा। सर वो लेवल 1 का 1, एक्चुअली उसका सर आंसर नहीं आ रहा है, मैंने प्रोसेस तो किया है। क्या था आपका प्रोसेस? सर पहले अमाउंट है हम लोग का सर 20,100, सर प्रिंसिपल 10,000 टाइम 5 इयर्स है, तो सर वो अमाउंट की जगह अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस एक्स माना है सर रेट को बाई 100, और सर टाइम सर 5 लिखा है वहाँ पे एन के जगह पे सर, बट उसके बाद नहीं हो रहा है। क्वेश्चन आपसे सिंपली क्या पूछा है? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। यस सर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यस सर। तो अमाउंट इज 20,100, प्रिंसिपल इज 10,000, सो क्या क्वेश्चन में आंसर आपका 10,100 दिया हुआ है? यस सर। बस, इट वाज दैट सिंपल। आप कोई फॉर्मूला लगाने का सोच रहे थे, बट आप भूल गए कि क्वेश्चन में प्रिंसिपल दे दिया है, अमाउंट दे दिया, और आपसे सीआई पूछा हुआ है, तो द ओनली रूल वाज सीआई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, खत्म। यस सर। ओके, सो किसी के कोई डाउट्स नहीं है? और यस अनय? सर यहाँ इसमें लिखा है क्या कि सीआई लाने पर ही 20,100 हो रहा है? यहाँ पे तो सर क्वेश्चन पूछ रहा है ना, इफ इंटरेस्ट वाज कंपाउंडेड एनुअली फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन ने आपको ये भी तो बोला है कि सम ऑफ मनी बिकम्स 20,500 20,100 आफ्टर 5 इयर्स इफ इंटरेस्ट वाज कंपाउंडेड एनुअली फाइंड द सीआई। तो 10,000 रुपए अगर आपके 20,100 हुए हैं और उसमें तो सीआई पे भी तो हो सकता है ना रेट निकालने। सर अगर रेट निकालेंगे इसका तो सर वो तो सीआई पे भी हो जाएगा। रेट आप सबसे पहले नहीं सर, एसआई सॉरी सर ये एसआई पे नहीं होगा। एसआई पे क्यों होगा? टाइम दिया है, प्रिंसिपल दिया है। जब क्वेश्चन में कंपाउंडेड एनुअली बोल दिया
सर तो यहाँ पूछ रहा है ना इफ, बता रहा है ना इफ इंटरेस्ट वाज कंपाउंडेड एनुअली, तो अगर आपसे उसे आपसे कोई रेट थोड़ी पूछ रहा है। वो रेट पूछता तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता। वो आपसे पूछ रहा है कि अगर इंटरेस्ट जो है साल में एक बार काउंट हुआ है तो बताइए सीआई कितना हुआ। तो सीआई कितना हुआ, सीआई निकालना है अल्टीमेटली। आप इसमें एसआई क्यों घुसा रहे हो? जब वर्ड एसआई तो तभी यूज करोगे जब कंपाउंड वर्ड कहीं नहीं दिख रहा है। जब हमको दो दो जगह कंपाउंड वर्ड दिख गया तो फिर मैं क्यों अपना दिमाग लगाऊं? इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम। आपको तो वहां सोचना चाहिए कि इधर एसआई होगा या सीआई होगा, जब क्वेश्चन में बताया नहीं है कि एसआई लगाना है या सीआई लगाना है। लेकिन जब हमको एक जगह पे वर्ड दिख गया है फिर मैं क्यों उसमें अपना पैर घुसाऊंगा? खुद ही सोचो, जब क्वेश्चन में हमें बता दिया है कि ऐसे करना है फिर हम क्यों कोई दूसरा लॉजिक लगाएंगे इधर? ओके Okay, so Anupam, you are asking question number 3. Kindly unmute Anupam. यस सर। सर मैंने इस क्वेश्चन में सर ये किया है कि सर मैंने फॉर्मूला भी यूज किया, P into R into T by 100। हाँ बोलो ना, फॉर्मूला में वैल्यूज क्या क्या डाले हो पहले? हाँ तो सर P is equal to 8000, सर फिर R में सर R is equal to 5%, और सर देन टाइम is equal to 3 years, हाँ तो और देन सर by 100, और सर मतलब उसके बाद से मेरा जो आया 1200। तो सर देन उसके बाद से मैंने किया 8000 प्लस 1200 इक्वल टू 92000 सर, लेकिन आंसर आ रहा है 9261। आपने सबसे पहले आपने क्या किया, फिर से दोबारा रिपीट करना। तो आपने सीआई का फॉर्मूला नहीं लगाया है, ठीक है? आपने फॉर्मूला लगाया है एसआई का। क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट वर्ड दिख रहा है। क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट वर्ड अगर दिख रहा है तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? A is equal to P into 1 plus R by 100 whole to the power n लगाना चाहिए। तो जब आपको स्टूडेंट्स इस सबको ही समझ चाहिए, जब आप क्लास 7th में सिंपल इंटरेस्ट करते थे तो वहां पे पूरा का हर क्वेश्चन में एसआई का फॉर्मूला लगता था। बट अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीआई एंड एसआई। तो किसी क्वेश्चन में सीआई निकालना पड़ सकता है, किसी क्वेश्चन में एसआई निकालना पड़ सकता है। अब अगर किसी क्वेश्चन में कंपाउंड वर्ड आपको दिख गया तो फिर हम वहां पे सीआई ही लगाएंगे बिना कोई डाउट के। किसी क्वेश्चन में अगर हमको कंपाउंड वर्ड दिख गया तो आप सीआई लगाओगे। तो अनुपम, अगर आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके सर। तो आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। अच्छा, 8 को सॉल्व करने से पहले बाकी लोगों ने तो कोई अपना डाउट वर्ड बताया नहीं है, सो मैं ही थोड़ा सा पूछ लेता हूँ सवाल, है ना? आयुष, अनम्यूट करना। सर ये क्वेश्चन नंबर 2 का ना सर आंसर गलत आ रहा है। आपने क्या कैसे प्रोसेस बताओ तो कैसे सॉल्व किए हो? सर पहले अमाउंट लाए हैं सर, पहले पी का वैल्यू 40,000 है। अमाउंट कैसे निकाले हो वो बताओ। सर A is equal to P into 1 plus R by 100 और पावर n। n का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे? सर 3। तो मेरे को आप बताओ कि वैल्यू पुट करके क्या आएगा यहाँ पे? तब 50। नहीं मतलब मैं पूछ रहा हूँ आयुष कि आप जब फॉर्मूला पुट करोगे यहाँ पे ना, तो जैसे आपने फॉर्मूला मेरे को सही बताया P into 1 plus R by 100 whole to the power n, मैं कह रहा हूँ कि अब उसमें P, R और n की वैल्यू पुट करके बताइए। तब 53,240। नहीं देखो, सबसे पहले तो हमने ऐसे फॉर्मूला पुट किया होगा 20,000 प्लस 1 प्लस 8 by 100 whole to the power 3। अब यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो पहले तो आपने मेरे ख्याल से इसको डिवाइड किया होगा ऊपर नीचे से। सर ये वाला नहीं सर, होमवर्क एक्सरसाइज का। अच्छा, लेवल 1 होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हो? यस सर। अच्छा देखिए,
वैल्यू डिप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन है ये, मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ खुद से, क्योंकि मैंने इसके ऊपर भी डिस्कशन नहीं किया हुआ। तो एक बार मैं उस टॉपिक को समझाता हूँ, फिर मैं आपके इस क्वेश्चन पे आ जाऊंगा, ठीक है? यस। अभी क्या होगा कि अभी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, और आई थिंक जल्दी जल्दी में मैंने शायद ये क्वेश्चन दे दिया था। ये क्वेश्चन को हम पहले डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या लॉजिक लगेगा, फिर इसके सॉल्यूशन पे बात करेंगे, ठीक है? यस सर। सर यस सर मेरे को क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है सर, मतलब मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर सर 6 होमवर्क वाला। यस नो सर, इन क्लास एक्सरसाइज लेवल 2 का सर 6। हाँ सर मैंने ये सॉल्व किया इसमें सर, पहले मैंने लेट द सम बी सर लेट द सम बी 100 मान लिया है। 100 माना है कि 100 मानने से गलत है। आप कभी भी नंबर 100 मान रहे हो, आप एक फिक्स नंबर मान रहे हो, फिक्स नंबर मान रहे हो, तो आप सोचो कि आपने 100 रेज्यूम करके अगर क्वेश्चन सॉल्व किया, किसी ने 500 रेज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व किया, आप दोनों का आंसर अलग अलग आएगा, ठीक है? यस सर। सबसे पहला चीज तो वहीं पे गलती हुई है। यस यहाँ पे अगर आप उसको 100 के जगह पे सिर्फ एक बार 100x बना दो, यस सर। 100 के जगह पे 100x बना दो, इसको प्रिंसिपल मानो, देखो कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्योंकि जब आप 100x मान के सॉल्व करोगे तो आपका SI आएगा 20x 2 साल का, सॉल्व करके देखना सब कोई। CI आएगा 21x। तो यस सर मेरा यही आया है, डिफरेंस सर मेरा आंसर यही है। हाँ, तो डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI निकलेगा x रुपीस, जो कि क्वेश्चन में 500 दिया हुआ है। तो x का वैल्यू अगर 500 निकल चुका है तो उसको फिर यहाँ पे पुट किया, 100 इंटू 500 आपका 50,000 हो जाएगा। तो 50,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा यहाँ, ठीक है? यस सर, ठीक, थैंक यू सर। नाउ सो तरुण एक बार अनम्यूट कीजिएगा जल्दी से। यस सर। हाँ, सो तरुण कुमार मेरे को सबसे पहले बताइए, आपने एक भी क्वेश्चन में मेरे से डाउट नहीं पूछा है, इसका मतलब है कि आपने 4 सारे नंबर क्वेश्चन में डाउट है सर। नहीं, अभी तक आपने पूछा नहीं था। जब मैंने आपको अनम्यूट किया तब आपने ये किया। चलो ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 4 भी चलो मान लेते हैं, नहीं पूछूंगा अभी। वैसे तो आप जब पूछा तब आपने नहीं ये किया। अब आपसे मैं सवाल पूछता हूँ कि क्वेश्चन नंबर होमवर्क का लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 3 को आपने कैसे सॉल्व किया, जल्दी बताइए। होमवर्क के लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके स्क्रीन पे है, अपनी कॉपी देखो, बताओ आपने कैसे सॉल्व किया। सर नहीं बना। नहीं बना। अभी आपने सबके सामने क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है। चैट में एक भी सवाल आपने नहीं पूछा। कितने क्वेश्चन सॉल्व किए तुमने? सर लेवल 1 में 5। लेवल 1 में 5 दिख भी रहा है, चश्मा सर पहने हुए हो। होमवर्क में नहीं, होमवर्क में नहीं। ये रहा लेवल 1, इधर भी लेवल 1 में क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है तुम्हें? तुम टोटल मैंने कितने क्वेश्चन दिए थे और तुमने कितने बनाए, एक बार खुद बोलो। मैंने दिए थे 4 2 8 4 12 और 4 16 16 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए थे। 16 क्वेश्चन में से तुम्हारी कॉपी में कितने क्वेश्चन होमवर्क है? उन 16 क्वेश्चन में से तुम्हारी कॉपी में कितने होमवर्क है? सर 8। कितना? 8। 8। बाकी 8 कौन करेगा? तुम यहाँ पे मजाक समझे हुए हो? दो तीन क्वेश्चन तो हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है।
और कौन से 8 क्वेश्चन है थोड़ा वो भी बताओ, हम उस पर भी आपको सवाल पूछेंगे ना वैल्यू चेंज करके, क्या पता नेट से सर्च किए हो। बताओ कौन कौन से क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। तुम टाइम वेस्ट करोगे फिर तुम्हारे घर पे फोन जाएगा। यहाँ पे 4-5 लोगों के घर पे मैंने खुद फोन किया, पूछ लेना सबसे। मेरे को बताओ यहाँ पे क्वेश्चंस कौन से जो तुमने 8 क्वेश्चन बोले ना यहाँ पे सबके सामने, वो 8 क्वेश्चन कौन से। 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है। अच्छा अभी तुमने सबके सामने क्वेश्चन नंबर 4 पूछा था, सबके सामने तुमने क्वेश्चन नंबर 4 पूछा था, लेकिन अभी तुम चैट में कह रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 4 तुमने सॉल्व किया है। सर आंसर गलत आ रहा है। उसको फिर सॉल्व करना प्रोसेस कहाँ से सही कहते है। हैं, उसको फिर सॉल्व करना कहाँ से कहते हैं। सर प्रोसेस सही है लेकिन तुम्हें कैसे पता तुम्हारा प्रोसेस सही है, और अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा प्रोसेस सही है तब तो आंसर भी सही आना चाहिए था। और नीचे लेवल 2 से कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, लेवल 2 से कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। सर एक क्वेश्चन तुमने बोला, 4 क्वेश्चन इधर, और 4 में से मेरे ख्याल से तुम इधर इधर बताना तो कौन कौन से क्वेश्चन तुमने सॉल्व किए होमवर्क में से। तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने पेरेंट्स को ज्यादा बेवकूफ बना रहे हो। शनिवार को क्लास हुई थी, आज मंगलवार है, 70-72 घंटे के बीच में तुमसे 8 क्वेश्चन भी नहीं बने हैं। नहीं लगता तुमको कि तुम पढ़ाई नहीं, तुम मजाक कर रहे हो। एक सवाल नहीं पूछे थे तुमने क्लास के दौरान, तुमने एक क्वेश्चन नहीं पूछा था। जब मैंने तुम्हारा नाम लिया तब जाके तुम्हारे सवाल निकले। क्लास में एंट्री के लिए तुम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बना के क्या सोच रहे हो। मैंने कुछ लोगों को टारगेट पे रखा हुआ है, या तो तुम लोग यहाँ पे इंप्रूव करोगे हार्ड वर्क करके। तुम लोग अगर सोच रहे हो ना कि आधे घंटे बैठेंगे जो बनेगा ठीक, सबमिट कर देंगे लिंक पे काम हो जाएगा, तो बेटा ऐसे नहीं होने वाला। कुछ लोगों ने खुद को प्रूव कर लिया है कि वो अच्छे स्टूडेंट है, मैं उनकी बात समझ जाऊंगा। कुछ लोगों ने प्रूव कर दिया है कि वो अपने पेरेंट्स को बेवकूफ बनाएंगे, और तुम उसी सोच में हो कि मुझे भी बेवकूफ बना लोगे। ये तो बस खुश नसीबी मना लो कि ये ऑनलाइन है, ऑफलाइन में तो तुम अभी तक ठीक हो चुके होते। समझ रहे हो, ये जो तुम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सॉल्व करके तुम सोच रहे हो कि काम हो जाएगा। खोलो तुम्हारी होमवर्क वाली नोटबुक सबके सामने, मजाक बना के रख दियो। तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो तरुण, पढ़ाई नहीं हो रहा, ये बस बेवकूफी हो रहा है। किसको बेवकूफ बना रहे हो तुम, अपने पेरेंट्स को। पर तुम्हारे पेरेंट्स अभी तुम पे पैसे खर्च करेंगे, एक पॉइंट के बाद वो रियलाइज करेंगे कि ये खत्म है, फिर वो तुम्हारे ऊपर पैसे नहीं खर्च करने वाले, ये तुम समझ जाना। या तो तुम अपने आप को काबिल प्रूफ करोगे उनके सामने, या फिर वो तुम पे गिव अप कर देंगे। 16 क्वेश्चंस 72 आवर्स, कितने क्वेश्चन किए हो, 8 गिना नहीं पाओगे तुमने कौन से। अटेम्प्ट को क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं कहते हैं, अटेम्प्ट तो सारे करने दिए थे, 16 के 16 अटेम्प्ट करने दिए थे, तुमने 8 अटेम्प्ट किया है, 8 के 8 तुमने सॉल्व नहीं किए हैं, मजाक बना के रखे हुए। ओके, कंसीडर दिस एज अ लास्ट वार्निंग। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वाले होमवर्क वाले में अगर तुम्हारे 50% क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हुए ना, तो मैं तुम्हारे घर पे दोबारा कॉल करूंगा और मैं खुद बोलूंगा इस बार कि आप इन पे पैसे बर्बाद करना बंद करो। 70 घंटे के अंदर तुमसे 4 क्वेश्चन ढंग से सॉल्व नहीं हो रहे हैं, ठीक है।
किसी को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे तुम कि तुम हार्ड वर्क कर रहे हो। आधा घंटा, मेरे ख्याल से 1 घंटा भी अगर एफर्ट लगाए होते ना, 1 घंटा भी, तो कुछ क्वेश्चन तो तुमको एनसीईआरटी में मिल जाते, और कुछ हमने जो सॉल्व किया उसके हेल्प से कुछ ना कुछ कर लेते। 8 क्वेश्चन बनाए हैं। झूठ बोलना बंद करो। मेरे सामने जो झूठ बोलता है ना, मेरा खून खौलता है उस टाइम पे। Okay. So anyways, going forward with the class. So इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को 16 क्वेश्चंस के होमवर्क दिए थे। जिन जिन लोगों ने अपने डाउट्स पूछे वो क्लियर कर दिया हूँ। रहा एक क्वेश्चन नंबर 8, जिसका अप्रोच क्या है वो मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर लेवल 1 का 2 हो गया। ये क्वेश्चंस का अप्रोच पहले मैं अभी आपको बताता हूँ, फिर हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो अब देखिए, हमने लास्ट क्लास में, एक बार लास्ट क्लास वाली फाइल ओपन कर रहा हूं, तो ये सब हमने डिस्कशन किया था कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। ये सब डिस्कशन किया था हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। इसका हमने एक प्रॉपर टेबल, आई थिंक सबने उस दिन क्लास में ये टेबल बनाया था, राइट, कि जहाँ पे एक पर्टिकुलर साल का इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं सीआई, और उसके हिसाब से साल के एंड में टोटल सीआई कितना होता है, वो सारी चीजें हमने कैलकुलेट की। फिर हमने देखा था अमाउंट का मतलब क्या होता है, सीआई कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर हमने फॉर्मूला देखा था। तो पहले तो हमने टेबल बना के नॉर्मल टेबल से समझा था कि सीआई कैलकुलेट कैसे होता है, ठीक है, और फिर हमने उसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला देखा था। दिस वाज द फॉर्मूला व्हिच इज ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। फिर हमने एसआई और सीआई के बीच में कंपैरिजन देखा था कि सीआई जब कैलकुलेट होता है और एसआई जब कैलकुलेट होता है तो क्या आता है अंतर। तो हमने अंतर यही देखा यहाँ पे कि जैसे जैसे आगे चलता है, जैसे जैसे आगे चलता है सीआई का वैल्यू बढ़ते रहता है, जैसे जैसे आगे चल रहा है सीआई का वैल्यू बढ़ते रहता है। और क्योंकि सीआई का वैल्यू बढ़ते रहता है तो इसीलिए आप लोगों को एक छोटा सा सजेशन भी दिया था कि जब भी कहीं पे लोन दोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे लोन देना, और जब कहीं से लोन लोगे तो सीआई एसआई पे लोन लेना। उससे आपको इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा लेकिन आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। बैंक्स वगैरह भी जो हम पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो सिंपल इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते, वो चार्ज करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, फिर हमने ये क्वेश्चन देखा था, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, अमाउंट निकाला था यहाँ पे कैलकुलेशन करके, और फिर यहाँ पे उसका सीआई कैलकुलेट किया था विच वाज 6951। ठीक है, इसी के साथ हमने उस दिन क्लास को एंड किया था। अब आज के सेशन में पहले हम एक छोटी सी चीज देख लेते हैं, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अगर हम बात करें एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, एक तो आप लोगों को पता है कि बैंक्स जो होते हैं, बैंक्स में जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होती है वो पूरे के पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर होती है। ठीक है, बैंक बस होता क्या है कि जो बैंक में हम अपने पैसे रखते हैं, चाहे हम अपने सेविंग्स अकाउंट में रखें, बैंक अकाउंट में रखें, या फिर फिक्स डिपॉजिट करके रखें, तो वहां पे बैंक हमको कम इंटरेस्ट देता है, और जब आप बैंक से लोन लेने जाते हो तो बैंक आपसे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो वही जो डिफरेंस ऑफ द टू इंटरेस्ट है, वही डिफरेंस से ही बैंक का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू आता है। ठीक है, इसके अलावा और रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज होता है, तो गाइस सबसे पहला है डिप्रिसिएशन in the value of electronic items. Depreciation in the value of electronic items. अच्छा ये बताइए, आई थिंक सबको पता होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे कि फोन हो गए, गाड़ी हो गए, इन सब की वैल्यू हर साल डिक्रीज करती है कि नहीं करती है? जो फोन अभी मार्केट में 10,000 में अवेलेबल है, क्या अगले साल वो 10,000 में ही मिलता है? बताओ। नहीं ना,
हम सबको पता है कि वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, राइट। अच्छा नेक्स्ट, कार वाला एग्जांपल सोचो। अगर आपके आज के टाइम पे कोई कार जो 5 लाख रुपीस में अगर अवेलेबल है, लास्ट ईयर क्या वो कार 5 लाख रुपीस में अवेलेबल थी? नहीं, उससे ज्यादा पे अवेलेबल थी। तो वहां पे क्या हो रहा है, कार की वैल्यू जो है वो डिक्रीज की है। तो गाइज ये जनरली किस में काम करता है? ये काम करता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जनरली क्या होते हैं कि काइंड ऑफ थोड़े से आउटडेटेड हो जाते हैं और इसी रीजन से उनके वैल्यू में डिप्रिसिएशन आता है। एक तो ये लॉजिक है। दूसरा लॉजिक है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को यूज करते हो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो वहां पे वेयर एंड टेयर होता है ना। जैसे कि मान लो मशीन एक नया मशीन हो और एक मशीन जो 1 साल हो गया चलाए हुए, दोनों में अंतर है। जो 1 साल चल चुकी है, अब उसमें रिपेयरमेंट हो सकता है थोड़ा सा, है ना, रिपेयर्स वगैरह की जरूरत पड़ सकती है, मरम्मत की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। जबकि जो गाड़ी नई होती है या जो फोन नए होते हैं वो बहुत तेज चलते हैं। तो जब एक आगे टाइम बढ़ता है तो वहां पे उन सब का जो एफिशिएंसी है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो जाता है, और एफिशिएंसी जो थोड़ा सा कम हो जाता है, इसी के कारण भी वैल्यू में डिप्रिसिएशन होती है। ठीक है, तो देयर आर 2 रीजंस। पहला कि एक तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जनरली थोड़े से आउटडेटेड हो जाते हैं। सेकंड, अगर आप उसको यूज कर रहे हो तो यूज करने के कारण उसमें कुछ वेयर एंड टेयर आता है। वेयर एंड टेयर का मतलब है कि जैसे कुछ चीजें आप यूज करते हो तो थोड़ा सा खराब होना शुरू हो जाता है ना, अब वो उतना अच्छे से स्मूथनेस से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अब जैसे साइकिल ही पकड़ लो, ठीक है, ये एकदम नई नई साइकिल जो जितने अच्छे से चलेगी, 1 साल बाद थोड़े से प्रॉब्लम्स आएंगे, चेन में प्रॉब्लम होगा, गियर्स में प्रॉब्लम होंगे। तो बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ डिप्रिसिएशन इन द वैल्यू। बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है गाइस डिक्रीज इन वैल्यू। ये जो डिप्रिसिएशन दिख रहा है वर्ड, अगर आपको नहीं पता इसका मीनिंग, तो इट मींस डिक्रीज इन द वैल्यू। ठीक है, तो गाइस अब जो डिप्रिसिएशन होती है वो काम करती है किस पे? वो काम करती है कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, या डिप्रिसिएशन मींस डिक्रीज इन वैल्यू। ठीक है, डिक्रीज इन वैल्यू। सो अब हम बात करते हैं, अब सोचो एक सिंपल सा सिनेरियो लेता हूं। मान लीजिए स्टूडेंट्स कि कोई एक फोन था, वो आज के टाइम पे 10,000 रुपए में मिल रहा है, आज के टाइम में 10,000 रुपए में मिल रहा है। और एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि वो 10% के रेट से डिक्रीज कर रहा है, उसकी वैल्यू जो है वो 10% पर एनम के रेट से वैल्यू डिप्रिशिएट करेगी। इस लैंग्वेज का मतलब होगा कि 10% के रेट से फोन की वैल्यू घटेगी। तो अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ स्टूडेंट्स अगले साल फिर ये फोन कितने में मिलेगा, तो आपका जवाब क्या होगा? अगर आपसे पूछा जाए कि अगले साल में ये फोन कितने में अवेलेबल होगा, तो आपका जवाब वहां पे क्या आएगा? आई थिंक लोग चैट में रिप्लाई कर रहे हैं सही से, 9,000। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे 10% माइनस करें, अब अगर हम यहाँ पे 10% माइनस करें तो 10,000 का 10% इज 9,000, इट इज 9,000। ठीक है, तो अब ये वैल्यू कितनी हो गई? अब ये वैल्यू हो गई 9,000 रुपए की। तो ये आप ऐसे समझ सकते हो कि दिस वाज द वैल्यू ऑफ द फोन इन 2021 एंड नाउ इन 2022 उसकी वैल्यू हो गई 9,000 रुपीज। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि 2023 में वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2023 में वैल्यू कितनी हो जाएगी, तब आप क्या बोलोगे? with the same rate of depreciation, with the same rate of depreciation, इसका मतलब होगा now this will decrease by how much percentage? This will decrease by, no सिद्धि, अब आप 20% नहीं लगाओगे, वही पे तो कैच है। अब आपका वैल्यू जो है, अब अगला साल तो फोन 9,000 रुपए का है। गाइस आपको समझना पड़ेगा, हमेशा 1,000 रुपए कम नहीं होंगे, हमेशा 1,000 रुपए कम नहीं होंगे। It is always a percentage, it is always a percentage। ठीक है, तो अब 10% किसका? 9,000 रुपीज का। टेल मी व्हाट इज 10% ऑफ 9,000? दैट इज 900 रुपीज। तो अब 2023 में जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे
तो 9000 में से 900 माइनस किया तो बना कितना, 8100 बना। तो ये आपका 2023 का रेट होगा, ठीक है, ये आपका 2023 का रेट होगा। गेटिंग दिस? क्या होता है स्टूडेंट्स कि अगर आप सेम अमाउंट कभी भी नहीं देखते हैं, हमेशा क्या देखते हैं, परसेंटेज वैल्यू देखते हैं, ठीक है, हमेशा परसेंटेज वैल्यू हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे गाइस एक तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता था, अगर हम सेकेंड ईयर का सीआई देखते थे, सेकेंड ईयर का सीआई देखने के लिए हम फर्स्ट ईयर के सीआई के ऊपर कैलकुलेट करते थे, है ना। तो वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट, जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे, तो इंटरेस्ट वैल्यू को बढ़ाती थी, प्रिंसिपल को बढ़ा बढ़ा के अमाउंट बनाते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू इज बिग 10,000, लेकिन साल बाई साल क्या हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। बट वैल्यू डिक्रीज किस पे कर रहा है, अगर आप देखोगे तो 2023 का वैल्यू किस पे डिक्रीज कर रहा है, तो ये परसेंटेज किस पे लगाए हो, ये परसेंटेज हमने 2022 के ऊपर लगाया, ये परसेंटेज हमने 2022 के ऊपर लगाया। बट इस तरीके का परसेंटेज कैलकुलेशन कैसे केसेस में होता था, सीआई में होता था ना, बिकॉज सीआई में जब हम सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालते थे तो उसके लिए हम फर्स्ट ईयर की सीआई पे कैलकुलेट करते थे। लेट मी टेक यू वंस टू द टेबल अगेन। अगर आप इस टेबल को देखते हो तो यहाँ पे ईयर एंड के अमाउंट एक साल के एंड में जो 1010 होता था, तो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट हम 1110 पे कैलकुलेट करते थे, फिर वो बनता था 121। तो थर्ड ईयर पे हम जो कैलकुलेशन करते थे वो किस पे करते थे, 121 पे करते थे, है ना। जबकि अगर आप एसआई के केस में देखोगे तो पहला साल 100 रुपए पे कैलकुलेट हुआ 110 बना, दूसरे साल भी 100 रुपए पे कैलकुलेट हुआ 120 बना, तीसरे साल भी 100 रुपए पे कैलकुलेट हुआ 130 बना। तो एसआई के केस में क्या होता था स्टूडेंट्स कि हमेशा हम प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट करते थे। बट सीआई के केस में क्या होता है, अगर हम किसी साल का सीआई देख रहे हैं तो हम उससे जस्ट पिछले साल के एंड में अमाउंट कितना होता था उस पे हमारा फोकस होता था। और अगर आप यहाँ पे कंपेयर करो तो यहाँ पे भी जैसे अगर आप, अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए 2024 में कितना हो जाएगा रेट, तो आप क्या बोलोगे, क्या आप 10% 1000 रुपए पे कैलकुलेट करोगे, क्या आप 10% 1000 रुपए पे कैलकुलेट करोगे? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो, राइट, बिकॉज वो कितना है, अब वो 10% जब फिर से माइनस करोगे तो 8100 रुपए का 10% इज 810। तो जब आप इसमें से 810 माइनस करोगे ना तो आपको मिलेगा 7290, आपको मिलेगा 7290, ठीक है। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स हम किसी भी साल का जो रेट डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं उसके लिए क्या हम 10,000 को देख रहे हैं क्या रेफरेंस में, नहीं, हम सिर्फ किसको देख रहे हैं, उसके जस्ट पिछले वाले रेट को देख रहे हैं। तो ये एक केस हो जाता है, ये यहां पे होता है जहां पे आप फॉर्मूला लगा सकते हो। तो फॉर्मूला कैसे लगेगा, फाइनल अमाउंट और फाइनल वैल्यू आफ्टर n years। मान लो कि इस तरीके से डिप्रिशिएट हो रहा है और हम n years के बाद किसी इक्विपमेंट का फाइनल वैल्यू जानना चाहते हैं, तो दैट इज इक्वल टू, यहां पे फॉर्मूले में देखो चेंज क्या है, 1 माइनस r by 100 होल टू द पावर n। नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता था स्टूडेंट्स, इट वाज 1 प्लस r by 100 होल टू द पावर n, बट यहाँ पे 1 माइनस r by 100 टू द पावर n होगा। अच्छा, वहां पे फॉर्मूला में p आता था, इसके आगे p मल्टीप्लाइड होता था, यहाँ पे p की जगह पे कौन आ गया, इनिशियल वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट। तो जो 10,000 रुपए इनिशियल वैल्यू था ना इक्विपमेंट का, प्रेजेंट वैल्यू कह लो, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। present value of the equipment into 1 minus r by 100 whole to the power n। present value of the equipment into 1 minus r by 100 whole to the power n। so ये फॉर्मूला यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक मेरे को स्टार्टिंग में आप में से किसी ने
पूछा था, आई थिंक आयुष आप थे। तो आयुष अभी अपन ये फॉर्मूला लगा सकते हैं उस क्वेश्चन में, ठीक है स्टूडेंट्स। व्हाट इज द चेंज? फाइनल अमाउंट अभी भी वही पे है, हम जो वहां पे प्रिंसिपल मानते थे वो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट हो जाएगा, और फॉर्मूला में 1 प्लस आर बाई 100 के जगह पे 1 माइनस आर बाई 100 लग जाएगा, ठीक है। तो एक बार अपन उस क्वेश्चन पे चलते हैं जो आयुष ने तब पूछा था। ये रहा, ये लेवल 1 होमवर्क का लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 2, होमवर्क का लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला क्वेश्चन। तो आयुष देखो यहाँ पे, अ स्कूटर वाज बॉट फॉर ₹40,000, तो 40,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदा गया था। इट्स वैल्यू डिप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, तो 10% के रेट से उसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही थी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपसे फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है, और फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है तो हम फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं? यही वाला भी लगा सकते हैं। सो 40,000 इंटू 1 माइनस 10/100 होल टू द पावर 3, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाइएगा, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो एक एक जीरो ऊपर नीचे से कैंसिल कर जाएगा स्टूडेंट्स, एक एक जीरो ऊपर नीचे से कैंसिल कर जाएगा। तो अब हमारे पास अगर अंदर की बात करें तो 1 माइनस 1/10 बन रहा है, 1 माइनस 1/10 एलसीएम लोगे तो और फिर 9/10 बन जाएगा, तो इट इज 9/10 का होल क्यूब। अब अगर यहाँ पे मैं थोड़ा इसे सॉल्व करूं तो 9/10 का होल क्यूब का मतलब क्या होता है? 9/10 जो है 3 बार मल्टीप्लाई होगा, तो इसीलिए देखो मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 9/10 9/10 इंटू 9/10। अच्छा, अब क्या क्या कैंसिलेशन दिख रहा है आप सबको? क्या क्या कैंसिलेशन दिख रहा है? आई थिंक सबको दिख रहा है कि जीरो तो पहले कट जाएगा, एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे, और एक जीरो यहाँ पे। तो क्या बचा हमारे पास स्टूडेंट्स? हमारे पास बचा यहाँ पे 40। अच्छा, यहाँ पे क्या है? 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 729, 9 का क्यूब इज 729। तो फाइनली आपको यहाँ पे क्या लिखना है? 729 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आंसर आएगा विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, will be the final answer of this question. आयुष, getting this idea? समझ में आ गया क्या, या कोई डाउट है बताओ? हाँ नहीं, हैंड रेस किया, बताओ। यस सर, एक डाउट था, जैसे सीआई के फॉर्मूला में हम लोग लास्ट में प्रिंसिपल में माइनस करते थे ना, तो वैसे इसका प्रिंसिपल अमाउंट इसमें इस क्वेश्चन इस जैसे क्वेश्चन में माइनस नहीं करना है? नहीं, यहाँ पे आप हमेशा फाइनल अमाउंट पे पहुंचते हो। अब जैसे कि 10,000 रुपए की चीज थी, डिप्रिशिएट होकर 8,000 रुपए बन गई, ठीक है। तो हम जनरली हम फाइनल अमाउंट की तरफ पहुंचते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि एक्चुअल वैल्यू कितना डिप्रिशिएट किया है, वैल्यू में डिप्रिसिएशन कितना हुआ है, तो आप देखोगे 10,000 की चीज 8,000 हो गई, तो 10,000 माइनस 8,000 2,000 रुपए का डिप्रिसिएशन हुआ। अप्रमय कह रहा है कि सर इस क्वेश्चन में मेरा फॉर्मूला अलग है बट आंसर सेम है। अप्रमय, फॉर्मूला अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। आपने शायद नेट वगैरह से देखा होगा, सबसे पहले मैंने ये फॉर्मूला डिस्कस नहीं किया था, बट दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आप ज्यादा से ज्यादा क्या करे होगे, जो मुझे ऐसा लग रहा है, आई थिंक अगर आपने यहाँ पे स्टडी भी किया होगा स्टूडेंट्स, चैप्टर की स्टार्टिंग में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ शॉर्ट नोट्स रहते हैं, है ना। चलिए, तो ये तो हो गया डिप्रिसिएशन वाला। एक और यूज है, शायद वो बुक में नहीं होगा बट आपको ओलंपियाड में पूछा जा सकता है। तो दिस इज वन एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन इज increase in population, ठीक है। यहाँ पे भी स्टूडेंट सेम लॉजिक है, जो आप इंक्रीज इन पॉपुलेशन के अगर क्वेश्चन आएंगे, मान लो कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि पॉपुलेशन एट इन 2009 या पॉपुलेशन इन 2021
अपने इंडिया का पॉपुलेशन मान लो, अभी एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 1 लाख है या 1000 कर लो, मान लो कि अभी 2021 में पॉपुलेशन है 1000 का, और परसेंटेज इंक्रीज कितना है, किस रेट से परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यहाँ पे मान लो कि ये 10% का रेट दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है फाइंड पॉपुलेशन इन 2023, मुझे 2 साल बाद का फाइनल पॉपुलेशन बताना है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इनिशियल पॉपुलेशन टाइम्स 1 plus r by 100 whole to the power n. So this is the formula that we are going to use. This is the formula that we are going to use. ठीक है, तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन में भी आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, यू विल यूज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, so in this case you can say the amount will be equal to 1000 into 1 plus 10 by 100 whole square। फिर आप इसको कैलकुलेट करना and you will get the answer. This will come out as 210 रुपए आएंगे, यहाँ पे 1210 आएगा। ठीक है, तो this will be the population after 2 years, right? तो कहाँ कहाँ पे यूज करना है स्टूडेंट्स, किसी सामान के वैल्यू डिप्रिसिएशन में, दूसरा किसी कंट्री के पॉपुलेशन इंक्रीज में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। एक ही चीज बच गई थी जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं कर पाए थे, दैट वाज कि देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जनरली जो होता है इंटरेस्ट साल में एक ही बार काउंट होता है, बट देयर आर फर्दर केसेस आल्सो। जैसे कि क्या क्या केसेस है, तो अगर आपका इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, देखो आप लोगों ने जो ये फॉर्मूला देखा था, ये फॉर्मूला जो हमने लास्ट क्लास में देखा हुआ है, P into 1 plus R by 100 whole to the power n. So this is the formula when the interest is compounded annually. Annually का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि साल में एक ही बार कैलकुलेट होगा। मान लो साल के एंड में कैलकुलेट होगा, ठीक है, साल के एंड में कैलकुलेट होगा। ये कह सकते हो कि आपने 2021 के फर्स्ट डेट जनवरी के पहले तारीख को आपने लोन लिया था, और वो लोन आया मान लो 1 लाख, आपने लोन लिया 1 लाख रुपए का, और इंटरेस्ट रेट था 7%। इंटरेस्ट रेट वाज 7% फॉर द एंटायर ईयर, पूरे साल में 7% का रेट देना है। अब हुआ क्या कि साल के एंड में, इसी साल के एंड में 31 जनवरी को आपने जो लोन लिया था उसकी वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, अब उसकी वैल्यू 1 लाख नहीं रहने वाली, अब वो होगा 1 लाख प्लस 7% ऑफ 1 लाख, बिकॉज अब इंटरेस्ट भी एड अप हो जाएगा। तो 1 लाख का 7% इज 7000 रुपीज, तो नाउ इट विल बिकम 1,07,000 रुपीज। ठीक है, तो ये होता है जब साल में एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, बट ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पे साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, हाफ ईयरली मतलब हर 6-6 महीने पे, या फिर क्वार्टरली हर 3-3 महीने पे इंटरेस्ट होता है, या फिर मंथली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। ये जो क्रेडिट कार्ड, आप सबने क्रेडिट कार्ड का नाम सुना होगा, हो सकता है अभी नहीं पता हो ज्यादा, बट क्रेडिट कार्ड में जो इंटरेस्ट लगता है ना, वो मंथली, मतलब मंथली इंटरेस्ट लगता है, वो समझ रहे हो एक तरीके से। कुछ कुछ क्रेडिट कार्ड में मंथली कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, तो इमेजिन करो कितना हाई इंटरेस्ट वहां पे चार्ज होता होगा। सो अब आपको जब क्वेश्चन में बता दिया कि इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इंटरेस्ट हाफ ईयरली हर 6-6 महीने पे कैलकुलेट हो रहा है, तो उससे फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा, तो उससे फॉर्मूला में चेंज देखो तो स्टूडेंट्स अच्छे से प्लीज कंपेयर दोनों फॉर्मूलाज, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला को कंपेयर करो, देखो तो सबको क्या चेंज आ रहा है फॉर्मूला में। क्या चेंज आ रहा है स्टूडेंट्स दोनों फॉर्मूला में? राइट, तो आई थिंक सबने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा दैट r became twice r, sorry, r became r by 2 and n became twice n, है ना। अगर हम ओरिजिनल फॉर्मूला को देखें तो r की जगह पे r by 2 होगा और n की जगह पे क्या होगा, n की जगह पे 2n होगा। तो बेसिकली कैसे याद रखने का, रेट हाफ हो गया
और टाइम डबल हो गया। ऐसा क्यों? इसका एक छोटा सा लॉजिक है, अगर आप समझ पाते हो तो ठीक, नहीं भी समझ पाते हो तो कंप्लीटली फाइन, आप सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करने से भी आपको सॉल्व हो जाएगा। सो अब लॉजिक सुनो, रेट हाफ क्यों हुआ? रेट हाफ क्यों हुआ? तो गाइज एक्चुअली जब हम साल में एक बार कैलकुलेट करते हैं ना, साल में जब एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है तो ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। दिस इज योर मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर 1 ईयर। ये एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। अब यहां पे क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जब आप इस तरीके से n ईयर्स तक अगर आप इसको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर हर साल मल्टीप्लाई होगा। और अगर ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर हर साल मल्टीप्लाई होगा तो कितना टाइम्स हो जाएगा? n ईयर्स में n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। अब आपको ही पता है कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 को अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करते तो क्या बन जाता है? वो बन जाता है 5 टू द पावर 4। यस और नो स्टूडेंट्स? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, जब आप 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हो सो यू गेट 5 टू द पावर 4। सिमिलरली अगर मैं 1 प्लस आर बाई 100 को n टाइम्स के लिए मल्टीप्लाई कर रहा होऊंगा तो मेरे पे वो पावर कितना आएगा? पावर n आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोलो, पावर n आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, ठीक है। सेकंड, अब आ जाओ रेट पे। तो ये तो आपका लॉजिक है। अब देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर 1 ईयर है, ठीक है। 1 ईयर कब होता है? जब बेसिकली हम फॉर एवरी टाइम मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर एवरी टाइम इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। आप ये कह सकते हो कि ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा ना, ये कुछ आएगा 1.2 आएगा, तो मतलब 100 रुपया बन जाएगा 120 रुपया। 120 रुपया मतलब ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। जैसे आप ऐसे सोचो कि आप जितना भी पैसा दोगे मैं उसको 1.2 टाइम्स करके आपको वापस दूंगा, 1.2 टाइम्स करके आपको वापस दूंगा। So this 1.2 is actually the multiplying factor in this case. It is the multiplying factor. और ये multiplying factor कब लगता है? जितना बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो अगर ये कंपाउंडेड एनुअली का केस है, कंपाउंडेड एनुअली का केस है, तो एक साल में एक ही बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर उस केस में एक ही बार मल्टीप्लाई होगा। अगर 2 साल के लिए है, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली लिखा हुआ है, तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 बार मल्टीप्लाई होगा। 2 बार मल्टीप्लाई होने के कारण क्या बन जाता? 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 2, ठीक है। तो अब अगर आप सोचो, सिंपल तरीके से सोचो कि साल में जब एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट, जब कंपाउंडेड एनुअली वर्ड सुनोगे, जब आप ये कंपाउंडेड एनुअली वर्ड सुनोगे, इसका मतलब है कि साल में एक बार कैलकुलेट हो रहा है। लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? क्या होगा? कोई कौन बताना चाहेगा? अनम्यूट करके बताइए, कोई भी अनम्यूट करके बताओ। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब क्या लग रहा है, क्या होगा? यस अभी एनीवन? सर साल में 2 बार कैलकुलेट होगा। साल में 2 बार कैलकुलेट होगा, ठीक है। हो सकता है जनवरी में पहली बार और जुलाई में दूसरी बार, हो सकता है जून में फर्स्ट टाइम, उस साल में पहली बार जून में कैलकुलेट होगा, सेकेंड टाइम दिसंबर में। ये कब कब होगा वो डिफाइंड होता है बैंक वगैरह का, लेकिन 6 महीने के इंटरवल पे कैलकुलेट होगा। तो जब 6 महीने के इंटरवल में कैलकुलेट होगा, तो अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं कि एक साल में आपको पता चल गया कि वो इंटरेस्ट 2 बार कैलकुलेट होगा, तो बताइए 2 साल में फिर इंटरेस्ट कितनी बार कैलकुलेट होने वाला है? 4 बार। 4 बार। 3 साल में कितनी बार? क्वार्टरली 6 बार। 6 बार। 4 साल में? 8 साल में? मैं सबको म्यूट कर रहा हूं, शांत हो जाओ, ठीक है। सो 8 टाइम्स। तो बेसिकली हम जितने भी साल देख रहे हैं उसका डबल टाइम्स इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो अगर हमारे पास n नंबर ऑफ इयर्स है, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ इयर्स है, तो आप इंटरेस्ट कितनी बार कैलकुलेट करोगे?
इंटरेस्ट कितनी बार कैलकुलेट करोगे? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। 1 बार। न, अगर हम जैसे आप लोगों ने बोला कि अगर 4 साल होता तो 8 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, मैं कह रहा हूं कि अगर n नंबर ऑफ टाइम्स, n नंबर ऑफ 2n एग्जैक्टली डबल हो जाएगा ना, जितने भी साल होंगे उसका डबल। तो अगर मैंने नंबर ऑफ इयर्स को n माना हुआ है, अगर मैंने नंबर ऑफ इयर्स को n माना हुआ है, तो उसका डबल क्या होगा? उसका डबल तो 2n हो जाएगा। आ रही बात समझ में? एंड दिस इज द रीजन कि जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर उसके इसमें कितना बार मल्टीप्लाई होगा, ये मैंने आपको क्या बताया, दिस मल्टीप्लाइंग फैक्टर गेट्स मल्टीप्लाइड एवरी टाइम द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। जितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर उतनी बार मल्टीप्लाई होने वाला है। तो अगर आप 2n नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, तो उस केस में आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होना चाहिए? इट शुड बी 2n और नॉट, सॉरी, मतलब पावर उसके ऊपर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर के ऊपर अब पावर क्या आएगा? 2n आएगा। और इसीलिए स्टूडेंट्स फॉर्मूला में यहाँ पे 2n आता है, इसीलिए फॉर्मूला में 2n आता है। क्योंकि अगर सिंपल सी बात है, अब जैसे 5 into 5 into 5 into 5 4 बार मल्टीप्लाई किए तो 5 to the power 4 बनेगा। तो 1 plus r by 100 को अगर मैं 2n नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, तो उसके पावर में क्या आ जाएगा? फिर 2n आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द रीजन व्हाई नॉर्मल फॉर्मूला में, मतलब कंपाउंडेड एनुअली में, कंपाउंडेड हाफ ईयरली में n की जगह पे 2n आ गया। ठीक है, फिर बात करते रेट का। वहां पे r था, नीचे r/2 है, ऐसा क्यों? कोई बता सकता है क्या? कोई बता सकता है? रेट को सर 2 हिस्सा में बांट दिया गया है, ताकि हाफ ईयरली के इधर मतलब हाफ, मतलब साल के 2 हिस्सों में 2 बार रेट को गो कर सके, इसलिए सर आधा कर दिया गया है। कह सकते हैं। और कोई कुछ कहना चाहेगा? सर 1 ईयर को 6 मंथ और 6 मंथ डिवाइड कर रहे हैं। 1 ईयर को, हाँ 6 मंथ और 6 मंथ। सबसे मेन चीज क्या होती है स्टूडेंट्स, ये जो रेट दिया हुआ रहता है, देखो रेट क्या लिखा हुआ है, रेट क्या लिखा हुआ है? 8% पर एनम। पर एनम वर्ड का मतलब क्या होता है? 1 ईयर, साल, पर ईयर, पर ईयर, राइट। पर एनम का मतलब पर ईयर। तो रेट अगर 10% दिया हुआ है, 10% पर एनम, इसका मतलब हर साल पे रेट कितना लगेगा? 10% लगेगा। अब सोचो आप खुद ही कि अगर रेट 10% पूरे साल के लिए फिक्स है, रेट 10% पूरे साल के लिए फिक्स है, और 6 महीने पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, तो 6 महीने पे 10% लगा सकोगे क्या? नहीं लगा सकोगे ना। तब 6 महीने के लिए रेट कितना होगा? 5% होगा। पहले 6 महीने के लिए 5% और अगले 6 महीने के लिए 5%, तब जाके ना रेट 10% पर एनम जस्टिफाइड होगा। गेटिंग दिस लॉजिक? यस सर, यस सर इसीलिए r/2, इसीलिए r/2 होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन में जो r दिया हुआ रहता है, वो दिया हुआ रहता है रेट परसेंटेज पर एनम, तो वो पूरे साल के लिए रेट होता है, पूरे साल के लिए रेट होता है। तो अगर आप 6 ही महीने पे कैलकुलेट करने लग गए, तो उस केस में फॉर्मूला में क्या होगा? फॉर्मूला में रेट को हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो 5% पहले 6 महीने के लिए और 5% अगले 6 महीने के लिए होता। एंड दिस इज द रीजन वाई यहाँ पे नॉर्मल r जो दिख रहा है और यहाँ पे हमें r/2 दिख रहा है, इसलिए रेट को हाफ कर दिया गया। लॉजिक समझ में आ रहा है आप सबको? सर अगर क्वेश्चन अभी सर रेट 6 मंथ कर देगा तो सर तब हम डिवाइड 2 से नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, एग्जैक्टली। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है नयन, ये फॉर्मूला में यूनिट्स, पूरा खेल क्या किस पे? यूनिट्स पे। याद कीजिएगा जब हमने SI शुरू किया था, सिंपल इंटरेस्ट शुरू किया था, तो वहां पे जो टाइम होता था वो टाइम ईयर्स में होता था। तो मैंने एक स्लाइड रखा था कि अगर नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है क्वेश्चन में, 50 दिनों के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए, तो हम उसमें सीधा 50 से मल्टीप्लाई नहीं करते थे, हम पहले उसको क्या करते थे? कन्वर्ट करते थे ना। 50 दिन कितना ईयर होगा, पहले कन्वर्ट करते थे, फिर फॉर्मूला में पुट करते थे। तो दिस इज द लॉजिक दैट वी फॉलो। सबसे ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, कभी भी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है तो उसके यूनिट्स को ध्यान रखिएगा। प्रिंसिपल का यूनिट है रुपीस, अब रुपीस के जगह पे पैसे में दे देगा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा रेट जो यहाँ पे होता है वो r% पर एनम होता है। ठीक है, टाइम यहाँ पे ईयर्स में होता है, टाइम यहाँ पे ईयर्स में होता है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर 1.5 साल
1.5 साल का पीरियड अगर मैं देता हूँ और 6 महीने पे रेट कैलकुलेट हो रहा है तो 1.5 साल में कितनी बार कैलकुलेट होगा सर 3 टाइम्स। अब आप एक बार इस फॉर्मूला में वैल्यू तो पुट करो। अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे 1.5 पुट करता हूँ तो 2 into 1.5 कितना हो रहा है? 3 हो रहा है कि नहीं? तो देखो लॉजिकली जो हमने सोचा अभी कि अगर 6 महीने पे रेट कैलकुलेट हो रहा है तो 1.5 साल में 3 बार होगा, तो ये देखो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, लास्ट में 3 बार ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फॉर्मूला को इतने अच्छे तरीके से बनाया हुआ है कि वो सारे केसेस ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लेगा। ठीक है, तो सर अगर सर 2 साल पे भी करेंगे तो सर इसी पर फॉर्मूला पे चलेंगे? एग्जैक्टली अगर 2 साल होगा तो आप ही बताओ 6 महीने पे कैलकुलेट कर तो 2 साल में कितना बार होता? 4 होता कि नहीं? यस सर 4 और इस फॉर्मूले में अगर आप n की जगह पे 2 रख दोगे तो 2 into 2 कितना हो गया? 4 हो गया। 4 हो गया। तो खुद ब खुद वो चीज कंसीडर हो गया, आपको और कुछ सर अलग सोचने की जरूरत ही नहीं है। मतलब सर जितना साल रहेगा सर बस उतना सर उसका मल्टीप्लाई करते चल जाएंगे। एग्जैक्टली मतलब इस फॉर्मूला में n का वैल्यू रख दो। अगर 5 साल दिया हुआ है तो आपको पता है कि 10 बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे n की वैल्यू पे 5 रखोगे तो खुद ब खुद 2 into 5 10 हो जाएगा ना। यस सर। ठीक है सर एक डाउट था, बताइए सर वही सर कि अगर सर मान लीजिए रेट देता है सर हम उसको कन्वर्ट करके डिवाइड बाय 2 करेंगे कि डायरेक्ट भी कर सकते हैं? आप रेट का वैल्यू अगर क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है 10% पर एनम दिया, आप यहीं पे r की वैल्यू 10 रखोगे। ठीक है, और सर अगर सर 6 मंथ का 10 दिया रहेगा तो कन्वर्ट करेंगे पहले? क्या 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 तो अगर 6 मंथ का 10% दिया रहेगा तो पहले उसको पर एनम कन्वर्ट करेंगे पेड? तब कन्वर्ट नहीं करोगे, तब सीधा पुट कर दोगे। ठीक है, क्योंकि देखो जब वो 10% फॉर 6 मंथ्स दिया होगा तो ऑटोमेटिकली कितना हो गया 20% फॉर 1 ईयर हो गया, है कि नहीं? और फिर अगर आप r की वैल्यू 20 पुट करते हो तो 20/2 कितना हुआ 10 ही निकल कर आ गया। तो उस केस में हमको ये करने की जो आप सीधा वैल्यू रख देना, सीधा 10 रख देना। ठीक है, सो आई थिंक फॉर्मूले का अंडरस्टैंडिंग अब सबको आ रहा है ना, रट्टा नहीं मारना है ऐसे, मतलब कि बिना समझे हुए इसको रट्टा मत मारना। अब क्वार्टरली का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? क्वार्टरली का मतलब होता है हर 3 महीने पे, जैसे क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वार्टर मतलब होता है 1/4, तो क्वार्टरली का मतलब होता है साल के को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो हर हिस्से कितने टाइम का होगा? 3-3 महीने का होगा। तो अब आप रेट कैसे कैलकुलेट करोगे? आप 3-3 हर साल में, हर एक साल में 3 महीने पे कैलकुलेट होगा। 3 महीने पे कैलकुलेट होगा मतलब साल में 4 बार कैलकुलेट होगा, और इसीलिए यहाँ पे 4n कर दिया और यहाँ पे रेट को 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, मंथली में क्या है? मंथली में साल में 12 बार कैलकुलेट हो जाएगा, 12 बार कैलकुलेट हो जाएगा, तो इसीलिए n को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया और रेट को 12 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो लॉजिकली क्या सोचना है? साल में जितनी बार कैलकुलेट होगा n को उतने से मल्टीप्लाई करना है और r को उतने से डिवाइड करना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपके सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल लेवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मंथली के ऊपर वो बात करेंगे भी नहीं। इनफैक्ट मैंने किसी कंपिटिटिव एग्जाम में भी मंथली के ऊपर क्वेश्चन नहीं देखे हुए। ठीक है, तो बोलिए स्टूडेंट्स, क्या आपको ये लॉजिक समझ में आया है या कोई डाउट है? यस जी, जिन जिन को डाउट है प्लीज हैंड रेज कीजिए और सवाल पूछना शुरू कीजिए। अनय, स्टार्टिंग विद यू, बताओ। यस सर, एक डाउट है सर, एक बार ये हाफ ईयरली रेट का बताया ना सर, एक बार इसको दोबारा समझा दीजिए। क्या समझना है इसमें? टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना यार। सर एक क्वेश्चन है कि अगर रेट सर 6 मंथ का 10% दिया है तो सर 1 ईयर का तो वो डबल ना हो जाएगा रेट? हाँ, यही है वो। ठीक है, अब मान लो कि अब मैं आपका जो सवाल है उसको एक क्वेश्चन बना के रखते हैं। तो मान लीजिए कि P का वैल्यू है 10,000, ठीक है, और R का वैल्यू है 10%, टाइम है 2 इयर्स, और आपने ये बता दिया है कि रेट में 10% पर 6 मंथ्स लिखा हुआ है आपने। यस सर। रुक जाओ रेहान, होमवर्क डिस्कशन करना है, और टाइम हो गया मान लो 2 इयर्स। तो क्योंकि अब हमको यहाँ पे रेट इज 10% पर 6 मंथ्स दे दिया है, तो उस केस में हम अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट विल बी P into 1 plus 10/100 सीधा होल टू द पावर 2। ठीक है, लेकिन अगर आपको वही प्रिंसिपल
कंपाउंडेड हाफ ईयरली, CHY लिख रहा हूँ, ठीक है। CHY का मतलब हुआ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो मैं देख सकते हो कि R/2 में सीधा मैंने R को वैसे लिख दिया 10, लेकिन वही अगर P is 1000, रेट इज 10% पर एनम, टाइम इज 2 years, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये भी एक कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो अब क्या चेंज होगा स्टूडेंट्स? अब चेंज ये होगा दैट A विल बी इक्वल टू P इंटू 1 प्लस 10/2 डिवाइडेड बाई 100 होल टू द पावर 2n। आई थिंक इस सवाल के साथ आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। दिख रहा है क्या? यहाँ पे हमने कुछ डिवाइड नहीं किया। क्यों नहीं डिवाइड किया? क्योंकि 6 महीने पे पहले ही बताया हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमने डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया? बिकॉज ये पर एनम बताया हुआ था, लेकिन क्वेश्चन वाज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब 6 महीने पे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होने वाला था। और अगर 6 महीने पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होने वाला था तो रेट भी 6 महीने पे कितना होगा, हमको वो रेट वहां पे रखना होता है। गेटिंग दिस लॉजिक? डन? यस सर। हाँ जी पायल बताइए। सर ये इन क्लास एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन में 6 मंथ्स दिया है, तो सर ये डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे और इसी पे सब पुट कर देंगे वैल्यू, तो सर निकल आएगा? हाँ एग्जैक्टली, इसीलिए मैं ये टॉपिक पे बात कर रहा था। यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स, अपने इन क्लास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है। तो 24,000 ब्लड डोनर्स रजिस्टर्ड थे रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ, एंड द नंबर ऑफ डोनर्स इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 5% एवरी 6 मंथ। तो और 6 महीने पे 5% करके बढ़ रहे थे। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं फाइंड द टाइम पीरियड एट द एंड ऑफ व्हिच द टोटल नंबर ऑफ ब्लड डोनर्स बिकेम 27783। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे 27783 इज इक्वल टू 24,000 into 1 plus 5/100 whole to the power 2n, where n is the number of years, यहाँ पे हमको 5/2 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पायल, ठीक है? ओके सर। हाँ, और कोई डाउट स्टूडेंट्स किसी को? हाँ तो सर जितना ही मंथ, हाँ बोलो अपना, मैं बताओ। हाँ तो सर जितना ही मंथ दिया रहेगा उसको डायरेक्टली लिख देंगे बिना चेंज किए। हाँ ध्यान रखिएगा, यूनिट, पूरा खेल किस पे होगा? यूनिट पे होगा। अगर क्वेश्चन में ये रेट हमको 5% पर ईयर दिया हुआ रहता और बोला जाता कि 6 महीने पे चल रहा है कैलकुलेशन, तो हम उस केस में 5/2 कर देते हैं, ठीक है? उस केस में हम 5/2 करते हैं। लेकिन अभी वाले केस में क्या है? अभी वाले केस में बोल दिया है कि आपका जो डोनर है वो 5% एवरी 6 मंथ्स पे बढ़ रहा है, तो इसीलिए हमने 5 को 2 से डिवाइड नहीं किया। ओके सर जी सर, बट मैंने n का वैल्यू निकाल के, मतलब n का वैल्यू 3 आया है, मतलब 2n नहीं किए हैं हम। हाँ तो n का वैल्यू 3 आया है, तो आपका 1.5 साल हो जाएगा फिर वो। यस सर, 18 मंथ्स। हाँ, अब लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा कि n का वैल्यू 1.5 इधर से प्रॉपर आ जाता, मतलब, ठीक है? So is the idea clear to everyone now? Is the idea clear to everyone? Yes sir. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आप लोगों को जो बाकी क्वेश्चन थे वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, बिकॉज सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए, हैं। बाकी जो क्वेश्चंस है अगली क्लास में हम इसको खत्म करेंगे, इस टॉपिक को हम अगली क्लास में खत्म करेंगे। सर तो 8.3 ऑल क्वेश्चन 8.3 का, हाँ अब देखो 8.3 में टोटल कितने क्वेश्चंस है, अगर देखें तो 8 और 9 17 काइंड ऑफ 17 क्वेश्चंस है, और इस 17 क्वेश्चंस में से आप लोग ऑलरेडी 8-9 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हो, तो कहने के लिए ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में हो सकता है एनसीईआरटी का ऐड कर दो, क्योंकि अभी मुझे दिख रहा है कि शायद 5-6 क्वेश्चंस भी होमवर्क नहीं बन रहा है, ठीक है? सर जो बना चुके हैं उसको फिर से बनाना है? नहीं, जो बना चुके हैं उनको बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा कॉन्सेप्ट चेक एक बार देख लेते हैं। हाँ एक काम कीजिएगा, कॉन्सेप्ट चेक कर लीजिएगा, ठीक है? कॉन्सेप्ट चेक को कर लीजिएगा। मैं आपको एक बार ग्रुप पे भी अपडेट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ना, इनफैक्ट सबसे बेटर होगा नोट्स में लिख देते हैं। अब जो लोग इससे ये भी पता चल जाएगा कि जिन लोगों ने क्लास की फाइल ओपन करते हैं कि नहीं,
So homework complete the remaining questions of 8M08.3 in class exercise ICE plus homework plus concept check, ये आपको खत्म करना है। डेडलाइन हमारी नेक्स्ट क्लास है थर्सडे को, सो डेडलाइन विल बी थर्सडे 11 AM। तो अब मेरे से कोई ग्रुप पे ना पूछे डेडलाइन क्या है, ये क्या है, सब कुछ आपको यहाँ पे पता चल गया है, ठीक है सर? कॉन्सेप्ट सेट सर पूरा ना? हाँ 6 ही क्वेश्चन है उसमें, ऑब्जेक्टिव। सर रिजल्ट कब आएगा टेस्ट का? आयुष पूछ रहा है कहूत कब होगा। आयुष नेक्स्ट क्लास में हम लोग कहूत करेंगे, मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में हम आधे घंटे के अंदर डाउट डिस्कस कर लेंगे, तो उसके बाद इसी के ऊपर कहूत भी होगा। टेस्ट का रिजल्ट 1-2 दिनों के अंदर आ जाएगा, ठीक है, 1-2 दिनों के अंदर आ जाएगा। सर अवंती सर ऑफलाइन निकलेगा? ऑफलाइन देखो यार, ऑफलाइन वाली चीज में आपको एक चीज अच्छे से समझनी होगी। बाहर अगर ऑफलाइन खुला ना, तो यू कैन बी 100% एश्योर्ड कि हमारा भी ऑफलाइन खुलेगा। मैं खुद छपरा में हूँ, हमारे सारे टीचर्स छपरा में ही हैं, और ट्रस्ट मी ऑफलाइन खुलने से हमारे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि ये जैसे मैंने स्लाइड बनाया है, ये सब स्लाइड्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर क्लास, अब सोचो कि उस दिन एसआई का इधर उधर से ढूंढ के, कौन है ये, इरम, तो अब जैसे कि ये सब स्लाइड्स बनाने में इट टेक्स टाइम, तो ट्रस्ट मी आपके को कंपैरिजन में इवन वी वांट कि क्लासेस वो, बिकॉज नॉलेज तो हम बोर्ड पे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट क्योंकि ऑनलाइन क्लास होती है तो उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये सब पीपीटीज जो है हेल्प करती हैं, राइट? हाँ, ये एग्री करता हूँ कि नेटवर्क के कारण बहुतों को प्रॉब्लम होता है, बट दिस इज हाउ द ऑनलाइन सिस्टम इज। हमने अपने एंड से तो यही मेक श्योर किया कि हम किसी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। हमने वाईफाई रखा हुआ है, क्लास के बाद आपको रिकॉर्डिंग मिल जा रही है, तो इसके बेनिफिट्स भी है, राइट? और अल्टीमेटली जैसे ही मार्केट में आप लोग क्लास 8 के स्टूडेंट्स का ऑफलाइन कुछ भी शुरू होता है ना, ट्रस्ट मी हम भी उसी दिन से शुरू करेंगे। ये आपको नहीं सुनने को मिलेगा कि यहाँ पे शुरू हो गया और 1 हफ्ता हो चुका, अवंती ने शुरू नहीं किया, ये आपको सुनने को नहीं मिलेगा। ओके चलो फिर, थैंक यू एवरीवन, एंडिंग द सेशन, बाय, टेक केयर। सर हाँ सर जो अटेंडेंस सर आ रहा है सर, उसमें सर जो येलो रंग में जिसका भी नाम रह रहा है, उसका सर मैं मतलब वो 70, देखो एक ड्यूरेशन है, जो लोग रेड है उन्होंने तो बहुत वो एब्सेंट मार्क हो रहे हैं, जो येलो वाले हैं उनको एब्सेंट मार्क नहीं किया जा रहा है, बट इट्स अ वार्निंग फॉर यू कि अगली बार अगर आप इतना ही ड्यूरेशन अटेंड करते हो तो आपको एब्सेंट मार्क किया जा सकता है, ठीक है? तो इट्स ऑल अबाउट ड्यूरेशन। एक शिवम सर से बात कर लो कि वो, जैसे ये क्लास हमारी हुई है लगभग 80-85 मिनट्स की, तो अब वो इस 80-85 मिनट्स में वो हो सकता है 60 मिनट्स से 65 मिनट्स का कट ऑफ लगा देंगे कि जो 60 से 65 मिनट से कम करेगा उसको वो एब्सेंट मार्क करेंगे, और जो 80 या 80 से ऊपर किया हुआ है उसको कुछ नहीं, और बाकी बीच वाले येलो रहेंगे। येलो वालों को वो देखना है कि उनको अपनी क्लास में 5-7 मिनट बढ़ाना है, ठीक है? ओके सर। चलो फिर, थैंक यू स्टूडेंट्स, एंडिंग द